हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाली बुक से है, जो कि यूनिट सेकंड का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो चली हुई है। यहाँ पे हम आपके यूनिट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड और फोर्थ जो 4 यूनिट है उसके पीवाईक्यू आपको कराएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है या फिर क्या तात्पर्य है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं के क्षेत्र, प्रकार, कारण तथा शैक्षिक महत्व का विवेचन कीजिए। तो जो व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी न किसी तरीके से वो उससे अलग रहता है, वो ही उनमें हमें भिन्नताएं आज पढ़नी है कि ऐसा क्यों होता है। अगर हम वैसे सामान्य रूप से देखें तो सभी व्यक्ति समान दिखाई देते हैं। अगर हम नॉर्मली देखें तो व्यक्ति सभी समान होते हैं, सभी के 2 पैर, 2 हाथ, 1 नाक, 2 आँखें सभी होती हैं। अगर आप अपने माइंड में भी मानव की छवि बनाओ तो आप ऐसे ही बनाओगे कि जिसकी 2 टाँगें हों, 2 हाथ हों। परंतु अगर हम इसी चीज़ का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत ही अलग है। उसमें कुछ न कुछ ऐसी उसकी विशेषताएँ होती हैं या फिर उसकी अपनी कुछ योग्यताएँ होती हैं जो उसे एक व्यक्ति से थोड़ा अलग बनाती है, यानी दूसरे व्यक्ति से उस व्यक्ति को अलग बनाती हैं। अब वो क्या चीज़ हो सकती है? कोई भी 2 व्यक्ति शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता तथा व्यक्तिगत के गुणों आदि में समान दिखाई नहीं देते हैं। या तो उनकी शारीरिक बनावट अलग होगी या फिर मानसिक योग्यताएं अलग होंगी या फिर उनके कुछ ऐसे गुण होंगे जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देते हैं या फिर उन्हें समान नहीं होने देती। इस प्रकार के भिन्नताएं में प्रकृति व वातावरण का हाथ होता है। दोनों जो व्यक्ति अलग अलग होते हैं, दोनों व्यक्तियों में भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। उसका जो आपकी प्रकृति और वातावरण, उन दोनों का भी परस्पर हाथ होता है। एक ही माता पिता की संतानों में शारीरिक बनावट, मानसिक शक्तियाँ, व्यवहार तथा शैक्षिक उपलब्धियों में बहुत भिन्नता होती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की संतानों में भी समानता नहीं होती। उन दोनों में भी आपको शारीरिक बनावट, मानसिक शक्ति और उनके व्यवहार में आपको भिन्नताएं देखने को मिलती है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण या तो वंशानुक्रम हो सकता है या फिर वातावरण हो सकता है कि आप किस वातावरण में रह रहे हो। जिस वातावरण में आप रहते हैं आप उसी के अनुसार ढल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि उसे दूसरे से भिन्न व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें उनकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं जिनके कारण वो दूसरे व्यक्ति से अलग प्रतीत होते हैं या फिर वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न दिखाई देते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा होता है। यानी सभी की कुछ ना कुछ अपनी विशेषता होती है जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। अब बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ की। व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं, उनका क्या अर्थ है? व्यक्तित्व विभिन्नताएं या व्यक्तिगत भेद का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, विशिष्ट योग्यताएं, बुद्धि, रुचि, स्वभाव, उपलब्धि तथा व्यक्तित्व के अन्य गुणों में भिन्नता से है। यानी अगर हम बोलें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप या फिर उसकी कुछ योग्यताएं हैं, शारीरिक गठन है, उसके कारण वो दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो यही उसकी भिन्नताएं होती हैं। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे व्यक्ति से पूर्ण रूप से मिलता जुलता हो। यानी संसार में आपको ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से पूरी तरीके से मिलता जुलता हो। उन दोनों में आपको कुछ ना कुछ भिन्नताएं देखने को अवश्य मिलेंगी। एक परिवार में एक ही माता पिता के 2 पुत्र या जुड़वा भाई बहनों में भी समानता नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि आप एक परिवार के माता पिता के जो बच्चे हैं, एक ही माता पिता की संतानें हैं, जुड़वा भाई बहन है, उनमें भी आपको समानताएं देखने को नहीं मिलती, उनमें भी आपको भिन्नताएं मिलेंगी। अब वो विभिन्नताएं कैसी हो सकती है? वो उनके रंग की, रूप की, शारीरिक गठन की, उनकी कुछ विशिष्ट योग्यताएं, इन सभी के आधार पर वो आपकी जो भिन्नताएं हैं वो हो सकती हैं। व्यक्तिगत भेदों के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विशेषताओं के आधार पर वह एक विशेष व्यक्ति बनता है। यानी यहाँ पर आपको कुछ ये समानताएं, विशेषताएं दी गई हैं जिनके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग बनता है। अब यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने तथ्य दिए हुए हैं
तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं स्कीनर के अनुसार। तो स्कीनर ने क्या बोला है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तिगत के उन पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। उन्होंने जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तात्पर्य यह है कि व्यक्तित्व के वे पहलू जिनका हम मूल्यांकन व उन्हें माप सकते हों। नंबर जो सेकंड आता है वो है आपका जेम्स ट्रेवर। उन्होंने क्या कहा है, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब बात आती है व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण कि जो व्यक्ति में एक दूसरे से भिन्नता होती है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके क्या कारण है। तो सबसे फर्स्ट आता है आपका वंशानुक्रम। जो वंशानुक्रम है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कारण है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाने के लिए। व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आपका वंशानुक्रम ही होता है। जो बच्चे या व्यक्ति एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विशेषताओं से अलग होते हैं, उसका जो मेन कारण है वो आपका वंशानुक्रम है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता रहता है। जो उसके पिताजी के गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इन्हीं कारणों में व्यक्ति विभिन्न दिखाई देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए है, प्राय तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि वाली होती हैं और मंद बुद्धि माता पिता की संतानें मंद बुद्धि वाली होती हैं। तो ये आपका एक वंशानुक्रम का ही कारण है। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता, जो तीव्र माता पिता की संतानें होती हैं वो बुद्धिमान हो जाती हैं और बुद्धिमान माता पिता की संतानें तीव्र हो जाती हैं। तो ये 100% ये सही नहीं है, पर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। वो जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर एक दूसरे में जाते रहते हैं। शक्तियाँ कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में विभिन्नता पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि वो एक ही माता पिता की संतानें होती हैं, पर उन दोनों बच्चों में जो विभिन्नता है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब वो विभिन्नता या तो मानसिक रूप से हो सकती है या फिर उसके स्वभाव में हो सकती है। कोई झगड़ालू होता है बच्चा, कोई थोड़ा नर्म स्वभाव का होता है, जबकि होते वो दोनों एक ही माता पिता के संतान है। तो इसका कारण क्या है, वंशानुक्रम ही होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका वातावरण। व्यक्तित्व विभिन्नता का दूसरा जो कारण है वो वातावरण है। वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार उसका शारीरिक, मानसिक विकास, रहन सहन, व्यवहार, आचार विचार हो जाता है। यानी व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। तो वातावरण का भी व्यक्ति की विभिन्नता पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो नंबर थर्ड आता है आयु व बुद्धि। बालक का शारीरिक विकास, मानसिक व संवेगात्मक विकास उसकी आयु के अनुसार होता है। जो बालक में उसके शारीरिक विकास हो रही है, मानसिक विकास हो रहे हैं और जो संवेगात्मक यानी इमोशंस का विकास हो रहा है वो बच्चे की आयु के अनुसार होता है। जैसा विकास बच्चे की 6 साल की आयु में होता है वैसा विकास उसका 12 साल की आयु में नहीं होता। इसीलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर दिखाई देता है। आप इजीली इस डिफरेंस को देख सकते हैं। 6 साल का बच्चा थोड़ा अलग रहेगा, 12 साल का बच्चा थोड़ा अलग रहेगा। बुद्धि को जन्मजात क्षमता माना जाता है। जो बुद्धि है वो बच्चे को जन्म से ही मिलती है, परंतु जो सीखना है वो सीखता है, वो उम्र के साथ सीखता है, आयु के साथ सीखता है। वो एकदम सभी चीज़ों को नहीं सीख जाता। फिर भी इसी क्षमता का विकास आयु व पर्यावरण से संबंधित होता है। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ लोग स्वस्थ, हष्ट-पुष्ट, कुछ साधारण तथा दुर्बल होते हैं। यानी शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार हम व्यक्ति में कैसे विभिन्नता देख सकते हैं। कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो स्वस्थ होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं और कुछ व्यक्ति दुर्बल होते हैं। और फिर अगर हम उनकी कार्य क्षमता भी देखें तो दुर्बल व्यक्ति की कार्य क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट व्यक्ति के अकॉर्डिंग। शारीरिक शक्ति व कार्य क्षमता में विभिन्नता पाई जाती है। अब जो सेवन्थ पॉइंट आता है वो आपका शिक्षा एवं आर्थिक दशा। जो शिक्षा और आर्थिक दशा है वो भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वह शिष्ट, गंभीर व विचारशील बनता है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो उससे उसका विकास होगा, वो शिष्ट बनेगा और एक विचारशील बनता है। उसे बाहर उठने बैठने की नॉलेज हो जाती है। वहीं पर अगर आप अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित व्यक्ति के साथ भेज देते हो तो शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा लोगों से अपने विचार विमर्श कर सकता है, वो बातें ज़्यादा कर सकता है क्योंकि उसे बाहर सभी प्रकार की नॉलेज हो जाती है। शिक्षा ही उसे अशिक्षित और
अपशिष्ट व्यक्ति से भिन्न बनाती है। यानी जो शिक्षा है वो एक शिक्षित व्यक्ति को अशिक्षित व्यक्ति से अलग बनाएगी। आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है और ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, फिर पढ़ा लिखा नहीं है। परिवार की जो आर्थिक दशा होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती है। जिस व्यक्ति की आर्थिक दशा अच्छी होती है, उसके परिवार की दशा अच्छी होती है, वो भी देखने में थोड़ा सा अलग दिखता है वो। और जिस व्यक्ति की आर्थिक दशा, परिवार की दशा ठीक ठाक नहीं होती, वो व्यक्ति थोड़ा सा अलग दिखता है। अब जो आपका 5th पॉइंट आता है, संवेगों का प्रभाव। तो संवेगों का प्रभाव क्या होता है? आपके संवेग इमोशंस होते हैं। इमोशन के कारण भी व्यक्ति में भिन्नता दिखाई देती है। विभिन्न संवेगों के कारण ही कोई व्यक्ति क्रोधी, लड़ाकू, कठोर दिखाई देता है, जबकि दूसरा व्यक्ति हंसमुख, शांतिप्रिय एवं दयालु होता है। यानी संवेगों के कारण कैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है कि किसी व्यक्ति का जो संवेग है, यानी उसके इमोशन है, वो अपना अच्छा है, थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, वहीं पर दूसरी ओर व्यक्ति थोड़ा सा कठोर स्वभाव का है, तो उसमें आपको उनकी विशेषताएं देखने को मिलती है और उन दोनों व्यक्तियों में आपको विभिन्नताएं इजीली देखने को मिल जाएंगी। अब जो बात आती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व की, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनका शैक्षिक महत्व क्या है, कैसे शैक्षणिक में उनका बहुत ही महत्व है, यानी बच्चों को नॉलेज देने में, शिक्षा प्रदान करने में कैसे वो विभिन्नताएं इम्पोर्टेंट है। तो कक्षा का सीमित आकार, अगर ये चीज़ ना टीचर पे डिपेंड करती है कि वो क्लास में कितने बच्चे को पढ़ा रहा है। तो क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो सीमित होनी चाहिए। अधिक संख्या में अगर रहेंगी तो यहाँ पे कक्षा का सीमित आकार, यदि शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्र केंद्रित शिक्षक व्यवस्था करना चाहता है, तो कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। यानी जिस कक्षा में वो पढ़ा रहा है उस कक्षा का आकार भी सीमित हो और बच्चों की संख्या भी उसमें सीमित हो, ताकि ज़्यादा बच्चों रहेंगे तो क्लास को वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक लिमिट होती है क्लास में बच्चों को रखने की, पढ़ाने की, वो लिमिट हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 2 है समूहीकरण या वर्गीकरण। उचित शिक्षा, अब बात आती है समूहीकरण या वर्गीकरण की। उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि छात्र का अलग अलग समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाए। प्राचीन काल में जहाँ आयु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, वहीं आजकल बुद्धि के आधार पर समूहीकरण किया जा रहा है। यानी उचित शिक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि जो छात्र है उनका हम वर्गीकरण कर दें या फिर समूहीकरण कर दें, उनके ग्रुप डिवाइड कर दें। जैसे कि जो प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी, जो आयु के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जाता था, परंतु इस समय में हम क्या करते हैं, बुद्धि के आकार पर बच्चों का समूहीकरण करते हैं कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसे इंटेलिजेंट बच्चे की तरह पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा कम बुद्धि वाला, उसका माइंड थोड़ा सा कम चलता है, तो उसे उसी की तरह पढ़ाया जाता है, उसे कम वर्ग दिया जाता है ताकि वो उसी वर्गों को कर ले। और ऐसा ही हमें करना चाहिए। अगर बच्चे का थोड़ा माइंड कम चलता है तो उसे थोड़ा कम वर्क दें अकॉर्डिंग टू ज़्यादा बच्चों वाले माइंड से, जो जिन बच्चों का माइंड ज़्यादा चल रहा है। दोनों को समान वर्क ना दे, दोनों की बुद्धि अलग है, दोनों का जो विकास है, याद करने की क्षमता है, वो अलग अलग है, तो उसी के ही अकॉर्डिंग उन्हें काम दिया जाए। नंबर 3 आता है पाठ्यक्रम का निर्माण। अगर कोई भी टीचर है बच्चों को पढ़ा रहा है तो सबसे पहले वो उनके पाठ्यक्रम का निर्माण करे, एक समय सीमित रखे, एक समय सीमा लागू करे कि हाँ, जैसे कि आपके हिंदी के 3 चैप्टर है, उनको आपको 4 दिन में कराना है, तो वो पहले ही निश्चित कर ले ये टॉपिक हमें आज कराना है, वो टॉपिक हमें कल कराना है। क्योंकि एक समय निर्धारणा भी बहुत जरूरी होती है एक टीचर के लिए बच्चों को पढ़ाने में। व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर यदि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक तथा बालिकाओं की रुचि, अभियोग्यता तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाए। अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल ज्ञात रहना चाहिए कि हमें बच्चों की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ सीखनी है वो टीचर को नहीं सीखनी, वो बच्चों को सीखनी है, तो उन्हें बच्चों की जो रुचि है, बच्चों की इच्छा है, उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब 4th पॉइंट आता है शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। कक्षा में, यानी जो शारीरिक दोष होते हैं, शारीरिक दोष कैसे, किसी का शरीर थोड़ा सा बड़ा है, यानी वो रहते हैं ना क्लास में, एज तो सभी की बराबर रहती है, पर क्या होता है किसी का शरीर ज़्यादा
विकासशील होता है, किसी का कम विकासशील होता है, कोई तो हाइट में थोड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो ऐसे बच्चे भी आपको क्लास में देखने को मिलेंगे। क्लास में वो एक में ही होते हैं, वो फिफ्थ लगा लो, सिक्स लगा लो कि फिफ्थ क्लास में बच्चा है, दोनों की हाइट समान नहीं होती, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है। क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि शारीरिक विकास में या फिर मानसिक विकास में व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तो ऐसे ही शारीरिक विकास में बच्चों में भी विभिन्नता पाई जाती है, वो उनके वंशानुक्रम पर डिपेंड होती है। कक्षा में सभी छात्र शारीरिक दृष्टि से एक समान नहीं होते। कुछ छात्र छोटे कद के होते हैं तो कुछ लंबे कद के होते हैं। अब छोटे कद के छात्रों को हमें क्या करना चाहिए, आगे बिठाना चाहिए, और लंबे कद के जो छात्र हैं उनको पीछे बिठाना चाहिए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको ईजिली दिख सके। वो ऐसा नहीं कि लंबे वाले बच्चे आगे बिठा दिए, छोटे वाले पीछे बैठे हैं और छोटे वालों को कुछ दिख ही नहीं रहा और टीचर को भी कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो बड़े इतने बच्चे हैं कि उन्हें दिख ही नहीं रहा पीछे से टीचर को, बड़े बच्चों ने घेर रखी है सारी जगह। तो इस तरह से हमें उनके शारीरिक दोषों को ध्यान में रखकर कक्षा को लगाना चाहिए बच्चों को लाइन से। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कम सुनाई देता है, तो उन बच्चों को भी ध्यान में रखकर टीचर को पढ़ाना चाहिए। अब बात आती है बालकों में विशेष रुचियों का विकास। अब बहुत से बच्चे होते हैं कि किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे में टीचर को बच्चों की जो रुचि है उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, उनकी रुचि के बारे में वो ज्ञान प्राप्त करे कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसी चीज़ को डेवलप करे, उसी चीज़ में बच्चे को आगे निखारे। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई में ही आगे निकलते हैं, कुछ बच्चे उनकी जो अलग चीज़ होती है, उनकी स्किल्स होती है, उनको डेवलप करे, उसमें भी बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बालकों की विशेष रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका अधिकतम विकास करने का सतत प्रयास करे, कि बच्चों की जो रुचियां हैं उनका ज्ञान प्राप्त करे और उसी के आधार पर बच्चों को मदद करे, उनका विकास करे। तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस क्वेश्चन से जितने भी आपके डाउट थे वो सारे क्लियर हुए होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।